भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है। ना वो कभी जन्म लेती है और ना कभी वो मरती है। वो सिर्फ अपना चोला बदलती। वो बार बार जन्मती है, बार बार एक देह मिलती है उसे, फिर उस देह को त्याग कर वो पुनः किसी और देह में प्रवेश करती। ये हिंदू मैथोलॉजी सनातन का सिद्धांत है, जिसे हम पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे वेदों से, हमारे उपनिषदों से निकला है, और ज्योतिष भी वहीं से निकला है। तो हम एज एस्ट्रोलॉजर इस सिद्धांत को अगर इग्नोर करेंगे तो हम हमारे ही मत का विरोध करेंगे। एक तरफ हम मान रहे हैं, एक तरफ हम नहीं मान रहे। तो ऐसा आखिर होता क्यों है कि एक ही समस्या जीवन में बार बार आती है? एक अदृश्य डर रहता है आदमी, जबकि आदमी को डर नहीं होना चाहिए जब तक कोई घटना ना घटे। मन में एक वहम होता है जो कि होना नहीं चाहिए। कोई ना कोई घटना ऐसी तो घटी थी हमारे पास्ट में। हमारे घर में तो एक्सीडेंट नहीं हुआ किसी, लेकिन हमें जब हमारा कोई प्रियजन बाहर होता है तो हमें एक एक्सीडेंट की आशंका क्यों बनी रहती है? हम क्यों हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए? हम क्यों नहीं सोचते कि हमारा पॉजिटिव, आज हमारा पॉजिटिव हो जाएगा? हम क्यों इस बात को, हमारे दिमाग में केवल वही नेगेटिव बात आती है? कुछ लोग, कुछ लोगों को एक अदृश्य डर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये संबंध रखती है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से। क्यों बार बार राहु सबको एक से रिजल्ट नहीं देता? क्यों आठवां केतु सबको एक से रिजल्ट नहीं देता? उसका कारण है, अलग अलग राशियों में वो केतु क्यों आया है। आपका जन्म ही उस समय क्यों हुआ? आप जन्म से करोड़पति क्यों नहीं बने? आपको वो अपॉर्चुनिटीज क्यों ना नहीं मिली जिसके आप वाकई में अपने आप को हकदार समझते थे? आप ऐसा क्यों पाते हैं जीवन में कि ऐसा क्या किया इस आदमी ने जो यहां पहुंच गया? हम तो मेहनत करते ही रह गए। भाग्य पसीना पीता है, भाग्य पसीना पी जाता है। हमने मेहनत करी, सब किया, फिर भी हमारा भाग्य हमारा पसीना पी गया। हमने कुछ, हमें कुछ हासिल नहीं हुई। तो क्रिया
और कर्म में फर्क है। क्रिया हमारी सांस लेना है, सांस छोड़ना है। कर्म हमारे किसी विषय को टारगेट करके यदि कोई कर्म किया जाए तो वो कर्म है। पैदल चलना एक हमारी शारीरिक क्रिया है, रोज उठना हमारी शारीरिक क्रिया है, रोज नहाना हमारी शारीरिक क्रिया है। लेकिन जब हम कर्म करने जा रहे हैं तो हमारे कर्म किसी टारगेट को लेकर होते हैं, और उस कर्म के हमें रिजल्ट नहीं क्यों नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों होता है कि हमने क्रिया की, हम पैदल चले 4,000 कदम, 5,000 कदम चले, हमने 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन हमने कर्म किए, हमने बार बार एग्जाम दिया, कर्म वही कर रहे हैं हम, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। वहां तो हम 4 किलोमीटर पहुंच रहे थे, दूसरा भी 4 किलोमीटर पहुंच रहा है, हम भी 4 किलोमीटर पहुंच रहे हैं। इतना हो सकता है कि वो 100 गज पीछे रह जाए, 100 गज आगे निकल जाए, लेकिन पहुंच तो रहे हैं। लेकिन फिर कर्म में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कुछ कार्मिक पिछले ऋण हैं। उन ऋणों को हर बार हम ये सोचते हैं, हम बैरिस्टर बनने आए हैं, हम बैंकर बनने आए हैं, हम उद्योगपति बनने आए हैं, हम एस्ट्रोलॉजर बनने आए हैं। एक्चुअल में हर जन्म में हम आ रहे हैं अपना कार्मिक ऋण ऋण जो हमारे खाते में ऋण पड़े हैं उनको चुकाने के लिए हम आ ही रहे हैं। इसलिए हर बार हमारी वो आत्मा अलग अलग देह में हर बार आ रही है, और वो कार्मिक जो हमारे डेब्ट्स हैं, जो हमारे ऋण हैं, उनको चुकाने के लिए ये आत्मा बार बार आ रही है इस शरीर में, और हम इसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमें मृत्यु का वरण करना पड़ता है। और हम इन सवालों के जवाब पहले 40 साल तो ढूंढते भी नहीं है। ढूंढते तब है 40 साल के पहले भी, जब हम पर कोई विपत्ति आए, और जब खुशी होती है तो हम कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की कोशिश ही नहीं करते। यार ये अच्छे दिन आए क्यों हैं यार मेरे, ये अच्छे दिन कितने दिन तक चलेंगे हमारे? क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज कर दिए जाते हैं। जब हम पर विपत्ति आती है तब हम क्यों इतने अलर्ट होते हैं? तो इन सब का कारण अगर आप देखें तो इन सब का कारण आपके पास्ट लाइफ के कर्म है, जिनको हर व्यक्ति को, मैं कहता हूं ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, हर व्यक्ति को अपने पास्ट लाइफ की एक कॉपी बना के रखनी चाहिए कि गुरु मेरे पे ये कार्मिक ऋण है, इन कार्मिक ऋणों से मेरे को मुक्ति पानी है इस जन्म में। बाकी जीवन जीते हुए, ताकि मैं यहां से फ्री हो जाऊं इस वाले दुनिया से। और ये हर व्यक्ति को इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपका हर ग्रह वो खाली शादी नहीं करवा रहा है। 7वां केतु, पीएनएन और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि तलाक कराता है। 7वां केतु कहता है समर्पण करो। 7वां केतु कहता है समर्पित हो जाओ। और जिनका 7वां केतु होता है कुंडली में, वो समर्पित होना ही नहीं चाहते, तो तलाक हो जाता है।
तो सातवां केतु का हम इलाज ढूंढते हैं। सातवां केतु हमें कह रहा है समर्पित हो जाओ, क्योंकि तुमने पीछे कुछ गड़बड़ की थी। नाउ इट इज अ टाइम टू क्लियर इट। उसको फिनिश कर दो। उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। 12वां शनि कहता है कुछ अधूरा छोड़ के गए थे। 12वां शनि जिनका होगा कुंडली में, उन लोगों के ख्याल में हमेशा रहता है कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। वो उसकी लड़ाई पूरी जिंदगी भर लड़ता रहता है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करता कि यार मेरे को आखिर ऐसा क्यों ख्याल आता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। यही ख्याल पास्ट लाइफ कर्मा डिकोड करता है। 12वां शनि मेरा है। जब मैंने आज से बरसों पहले शनि को जान लिया, तो मैंने अपना करेक्शन कर लिया। मुझे जड़ बुद्धि मूर्ख अब नहीं कहते लोग। मुझे कुछ बड़ा करने की सुधि है कि मुझे कुछ बड़ा करने में आया हूं, लेकिन संतुलित और संयमित होके मुझे करना पड़ेगा। मुझे उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो मेरा वो 12वां शनि उस तरह के 12वां शनि वाला कई बार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे बड़ा करना है। वो कई ऐसी मूर्खताएं कर जाता है अपने जीवन में जो उसे नहीं करनी थी। अगर वो करेक्शन कर लेता अपनी कुंडली के, तो शायद वो मूर्खताएं नहीं करता। तो हमें हर ग्रह एक करेक्शन दे रहा है। इसीलिए हमें अपनी पास्ट लाइफ को एनालाइज करना है, उसे उसका विश्लेषण करना है, आखिर ऐसा क्यों। और यही आपको आपके क्लाइंट का करना है कि आखिर इस बंदे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 12वें शनि को लाल किताब कहती है सन्यासी। 12वें शनि को लाल किताब कहती है सन्यासी। हाँ, वो एकांतवासी था। आज भी वो अकेला है और अकेला ही रहेगा, तभी वो कुछ बड़ा कर पाएगा। तो बड़ी बहुत मिथ फैले हुए हैं समाज में, बहुत मिथ है। तो मित्रों, हम आज इस क्लास में राहु और केतु को समझने की कोशिश करेंगे कि राहु केतु 12 घरों में, 12 राशियों में कैसे काम करते हैं, क्यों काम ऐसा हो रहा है जीवन में, क्यों ऐसी चीजें हुई हैं आपके जीवन, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कुछ मोटी बातें, जैसे मैंने अभी आपको शनि की कुछ एक टिप दी, इस पूरी क्लास में 12वां शनि किसका है मेरे अलावा? मेरा तो है।
मेरा भी है जी प्रभु, सर। शनि और गुरु है। मेरा भी है गुरु जी गुरु मेरा जी। मेरा मेरा भी है। मेरा मेरी लयपति का और मेरी बेटा का बेटी का है। है गुरु जी। चलित का तो है। मेरा भी है सर। जो जो बातें मैंने कही हैं वो मैच हो रही हैं। जी जी गुरु जी। 100% सर। पूरी श्योर। तरह से। बिल्कुल मैच हो रही है सर। तो हंड्रेड एक परसेंट एक 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 बात जो मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं, एक एक बात मैच होगी। उनसे कैसे मुक्ति पाए, ये भी मैं इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। उनसे हम अपने आप को बचाएं कैसे। जिनका 12वां शनि है, वो शनि का जाप शुरू कर दें अपने जीवन में। एक नियम बना ले कि शनि का जाप करना है। वो नियम बना ले कि लोगों की सेवा करना है उनको, लोगों की सहायता करना है उनको। जितनी सेवा और सहायता करेंगे, जितना लोगों की आव भगत करेंगे, जितनी सेवा करेंगे आप लोगों की, उतना ये शनि कहेगा ओके डियर, तुमको मैं अब यहां से मुक्त करता हूं। कोई ऐसे उपाय नहीं बताने वाला हूं मैं इस क्लास में जो असंभव हो। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। पिछले जन्म के कर्म बंधनों से आप कैसे मुक्त हो। जन्म कुंडली में हम कह देते हैं कि यार तीसरा राहु है, आपको भाई बहनों से बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा बंद कर दो। अब आप कहोगे यार तीसरा राहु है, भाई बहनों से तकलीफ होगी, पंडित जी इसका कोई उपाय बता दो। एस्ट्रोलॉजर ने एक उपाय दे दिया। क्या हुआ? हुआ क्या पता है? अगले जन्म के लिए ट्रांसफर हो गए। फिर आओ बेटा, आप लोगों को बताया ना मैं एस्ट्रोलॉजी के उपाय नहीं करता। बताया हम्म। था आपको एक बार, हाँ जी। बताया था। हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसलिए नहीं करता। हम्म। फिर आओ, फिर इसी जगह बैठो, फिर इसी जगह भुगतो। मुझे मालूम था अभी ये तीसरा राहु में अगर अपने आप को मैंने लुटवा लिया, तो यही तीसरा राहु मुझे वर्ल्ड फेमस करेगा। और यही तीसरा राहु मुझे मोक्ष का रास्ता भी देगा बना के। अगर मैंने इसके उपाय किए तो मैं भाइयों से तो बच जाऊंगा, 100% बच जाऊंगा। लेकिन फिर अगले जन्म में इस वाले का ब्याज सहित अगले वाले जन्म में, तो आखिर कब तक बचूंगा। तो हमें राजीव खरबंदा बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठे थे समस्याओं की, इतनी लंबी लिस्ट। गुरुजी बड़ा परेशान, गुरुजी फलाना, गुरुजी ढिमका। अभी क्लास में जब ये होंगे तब ये पता चलेगा कि यार ये हो क्यों रहा था। एक अभी मेरे पास कुंडली आई, मेरे चाचा की डेथ हो गई, फिर मेरे दादा की डेथ हो गई, फिर मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई, फिर मेरे बेटे की डेथ हो गई। अरे भैया क्यों?
एक साथ 6 महीने में 5 मौतें। घबरा गए, क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ भाई, आत्मा अविनाशी है, जिसको जाना है वो जा चुका। लेकिन ये दुख तुम जितना लोगे, क्या कहा है कृष्ण ने? दुख मत मना। और दूसरी बात और कही है कृष्ण ने, खुशी भी मत मना। ना तू कभी इसका, इस बात के लिए तेरे को अथॉरिटी मिली है कि तू खुशी मना, और ना गम मना। कुरान क्या कहती है इसी पर? तू खुशी मनाएगी तो दूसरे को दुख पहुंचेगा। ना खुश मना, खुशी मना, ना मातम मना, कुरान भी कह रही। तो हमने एक्चुअल में अपने आप को उस पास्ट लाइफ से कनेक्ट ही नहीं किया कभी, कि यार आखिर ये सब हमारी जिंदगी में आखिर हो क्यों रहा है, इन चीजों का रीजन क्या है। जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो फीलिंग आती है, कोई ना कोई तो हमें समझाता है, जिसे हम कहते हैं आखिर मेरे मन ने कहा झेल जा। कौन है वो मन? वो वही सोल है जो इस देह के अंदर बैठी हुई है। उस सोल को मालूम है कि ये होना था, इसलिए मान जाती है। तो ये पूरी की पूरी क्लास इस पर ही आधारित है। मंगल और शनि 8वें घर में बैठ जाए, क्या करते हैं? अभी मंगल शनि बैठे हैं किसी के 8वें घर में, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दुर्योग है। अरे आया कहां से ये दुर्योग? पिछले जन्म में भयंकर हादसे में मृत्यु हुई थी इस आदमी की, जिसका मंगल और शनि 8वें घर में बैठा है। ये बता रहा है कि बॉस, अभी कर्मास को सुधार लेना, नहीं तो फिर ये घटना घट सकती है दोबारा। तो हमारे जितने ज्योतिष के सूत्रों का जन्म हुआ, ये पास्ट लाइफ के कर्मा के सिद्धांत से निकली बातों पर ही जन्म हुआ। मैं ऐसा मानता हूं। आज हम एक छोटा सा ब्लिन देखेंगे। किसी ने कहा है, क्या हम इस जीवन में पहली बार आए, या ये हमारी आत्मा का पुराना सफर है जो कई जन्मों से चला आ रहा? आप एक बोझ में, हमेशा आपको लगता है एक पुराना ओवर बैगेज आपके ऊपर है। जिनके ऊपर भी ऋण है, वो हमेशा याद रखिए, उनको एक फीलिंग आती है कि अभी भी कुछ और करना है। कोई पुराना कार्मिक ऋण है जिसे हमसे हमें निकलना है। जब ये प्रश्न हमारे मन में कभी कभी उठता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें गहरे प्रश्नों में उलझा देती हैं।
क्यों कुछ लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं जबकि दूसरों को वो चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है? क्यों रिश्ते सहज और स्नेहपूर्ण होते हैं और कुछ जटिल और कष्टकारी हो जाते हैं? तो इन सवालों का जो जवाब है वो देता है कर्म ज्योतिष। कर्म ज्योतिष या कार्मिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष का वो भाग है जो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और इस जीवन में उनके प्रभाव को समझने में मदद कर। कार्मिक ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारी आत्मा ने पिछले जन्मों में कौन कौन से कर्म किए थे और कैसे वो इस कर्म इस जीवन की दिशा और अपने जीवन के हमारे अपने अनुभवों को, हमारे एक्सपीरियंसेस को कैसे वो उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख दुख का अनुभव करना नहीं है, बल्कि अपना आत्मिक विकास करना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। यहां पर राहु केतु जैसे प्रमुख ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका है। लोग राहु केतु नाम के दो ग्रहों से इतने भयंकर डरते हैं, इतना डर लगता है उनको राहु केतु के नाम से। आप जब इस क्लास के मिड पार्ट में जाएंगे तो आपको राहु और केतु आपके गाइड मिलेंगी, गाइड जो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ में। इस युग का राजा राहु है। राहु के बिना सब कुछ असंभव है। इस युग का दूसरा राजा केतु है। जब तक वो आपकी, क्या होता है राहु और केतु का कमाल, एग्जाम्पल देता हूं। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वो क्या बने? प्रधानमंत्री। 12 साल तक, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री थे, 15 साल कुछ महीने। तो उनका तो लगाव हो गया था मुख्यमंत्री पद से। 15 साल कोई राज कर ले और उनकी पार्टी ये जवाबदारी दे कि मोदी जी आपको अब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, तो उस शख्स को ये बात तो मालूम है कि मुख्यमंत्री पद जाएगा मेरा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? उस आदमी को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री पद जाएगा मेरा। तो मित्रों, अगर यहां केतु काम ना करे तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके आसपास का। राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत। वो साहब को कांग्रेस अध्यक्ष पद का ऑफर हुआ। उनसे कहा गया मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। केतु ने काम नहीं किया। राहु तो ऑफर दे रहा था, केतु एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ऐसी हजारों घटनाएं हमारे आसपास। तो जिसको कहते हैं जड़ नहीं उखड़ेगी तो पौधा दूसरी जगह लगेगा कैसे? जड़ उखाड़ने का काम केतु करता है। हमने केतु को विलेन बना रखा है। अरे उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य की खदान है केतु। केतु को क्या कहा है? अकल्ट साइंस, रहस्यों का विज्ञान का ज्ञाता। केतु जिसका प्रबल होगा उसको बनाता है।
यही तो पढ़ा हमने केतु के बारे में। और केतु जब ये करता है तो राहु कहता है और बड़ा बन जा। राहु का काम है उसको विराट रूप देना, बड़ा बनाना। तो राहु और केतु की जो व्याख्या है, नए प्रसंग में समझोगे आप इस क्लास में। अब आप राहु और केतु से दुश्मनी नहीं करोगे, उनको अपना दुश्मन नहीं समझोगे। जब किसी की नौकरी जाती है तो उसे जब अच्छी नौकरी मिलने वाली होती है तो पहले केतु अपनी कैंची चलाता है, तब राहु कहता है ले उड़ान भर, आजाद हुआ तू यहां से। तब उसको ग्रोथ मिलती है। गुरुजी केतु 8वां आ गया, क्या करूं? अरे आया है यार तो आने दे, वेलकम कर उसका। वो तेरी जड़ें यहां से उखाड़ेगा, कहीं अच्छी जगह ले जाके स्थापित करेगा। इसका मतलब केतु वैराग्य सिखाता है। केतु आपको वैराग्य सिखा रहा है। छोड़, जब तक ये केतु नहीं एक्टिवेट होता तब तक ये प्राण नहीं निकलते, ये शरीर भी नहीं छोड़ता व्यक्ति जब तक ये केतु एक्टिवेट ना हो। कितना इंपॉर्टेंट है केतु। बचपन में सुना होगा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। जब गर्मी पड़ती है, हाथों में पसीना आता है तो हम फूकते हैं, थोड़ा ठंडक मिलती है हाथों। जब ठंड पड़ती है तो भी ऐसा फूकते हैं, तो उसी से ठंडा है उसी से गर्म। तो राहु हमें उन क्षेत्रों में आकर्षित करता है जहां हमारी आत्मा को इस जन्म में सीखने और बढ़ने की आवश्यकता है, जबकि केतु उन क्षेत्रों के बारे में बताता है जहां हमने पिछले जन्मों में स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया था। आप एक बात समझो, 5 लोगों को एक साथ बैठा लो कोई ड्राइंग बनाने के लिए, सिखाओ। एक व्यक्ति बहुत तेज ड्राइंग सीख जाता है। क्या था ये उसकी सोल का स्पेशलाइजेशन था इस पर। केतु उसका इसके बारे में उसको ज्ञान दिया, राहु ने उसका नॉलेज बढ़ाया। तो केतु पीछे से आया हुआ ज्ञान है, इसलिए उसको रहस्य कहा गया है। इसलिए केतु को रहस्य से जोड़ा गया है। तो इस क्लास में आप आज राहु और केतु को अलग एंगल से देखने की कोशिश करो। हमारा पुराना ज्ञान भी कभी कभी हमको आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। कार्मिक ज्योतिष की एक बड़ी विशेषता यह है कि हम अपने जीवन यात्रा को समझने का हमें अनोखा एंगल देती है, अनोखा दृष्टिकोण देगी। यहां हम अपने जन्म कुंडली के ग्रहों में स्थिति के माध्यम से अपनी आत्मा के पिछले सफर की झलक पा सकते हैं।
ये हमें उन चुनौतियों को समझने में मदद करेगी जो हमारी आत्मा ने इस जीवन में स्वीकार की है, ताकि हम कुछ समझ सकें। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का राहु मेष राशि में, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की आत्मा इस जीवन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सीखने आई। दूसरी ओर अगर केतु तुला राशि में है, तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति पिछले जन्मों में साझेदारी में, पार्टनरशिप में बहुत महारत थी उसको। इस तरह राहु केतु के माध्यम से हम समझ सीख सकते हैं कि इस आत्मा के लिए जन्म का उद्देश्य क्या है, वो किन क्षेत्रों में विकास करेगी। तो राहु केतु अन्य ग्रहों के माध्यम से कर्म और आत्मिक विकास का मार्ग दिखता है। इस यात्रा में मैं आपके साथ रहूंगा ताकि आपको समझा सकूं किन क्षेत्रों में आपको काम करने की आवश्यकता है, कौन से पुराने कर्म आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, ये सिद्धांतों का संकलन नहीं है, कोई सूत्रों का संकुलन नहीं है। ये आपके लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल मार्गदर्शन और मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसी सरल प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। तो ज्योतिष में एक अनोखी शक्ति है जो वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की चाल और राशियों का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में आत्मिक जागरूकता और दिशा प्रदान करने का एक माध्यम है। ज्योतिष ये हमें बताता है कि हमारे जीवन में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हमें पिछले जन्म से आई हैं, और ये ज्ञान हमें जीवन को समझने और सही डायरेक्शन में चलने का अवसर देगा। तो हम जो भी कुछ करते हैं ना, उसका असर सिर्फ जीवन में नहीं, एक बात को नोट कर लो, हम जो भी आज कर रहे हैं उसका असर सिर्फ इस जीवन में नहीं है, बल्कि आने वाले जीवनों पर भी पड़ता है। हमारी हमारी आत्मा का हर जन्म एक निरंतर यात्रा का हिस्सा है, जहां हर कर्म एक कहानी कहता है। तो कर्म क्या है? कर्म को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिफाइन करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की थी। कर्म का मतलब केवल हमारे द्वारा किए गए कार्यों से नहीं है, बल्कि उन विचारों, भावनाओं और हमारे इरादों से है जो हमारे हर कार्य के पीछे छुपे हो। वैदिक जो फिलॉसफी है, वो कहती है कि हर व्यक्ति का जीवन उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम। हमारे कर्म हमेशा डिलीवर करते हैं। हमारे कर्म वर्तमान जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। कर्म की ये निरंतरता हमारे जीवन में आनंद और चुनौतियों का कारण बनती है, जो हमें सीखने का अवसर देती है। तो प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन का कर्म है। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जो हमारे जीवन में हमारे अनुभवों के आधार पर बनते हैं। ये वही कर्म है जो हमारे वर्तमान जन्म में फल बनकर सामने आते हैं, और हमारे जन्म, परिवार, रिश्ते और परिस्थितियां इसी प्रारब्ध कर्म का परिणाम। इसे हम इस उस समान की तरह समझ सकते हैं जो आत्मा अपने साथ इस जन्म में लेकर आई है और हमें इस जीवन में अनुभव करा रही है। उदाहरण के लिए,
किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की चुनौती मिलती है, तो ये संभव हो कि ये उसका प्रारब्ध कर्म हो। उसे जीवन में चुनौतियों का सामना करना होगा, इससे कुछ सीखना होगा। प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं जिनका प्रभाव हमें अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है, इन्हें टाला नहीं जा सकता। इसी जो बात मैं आपसे तीसरे राहु के बारे में कर रहा था, जो बात मैं आपसे 12वें शनि के बारे में कर रहा था, इन प्रभावों को टाला नहीं जा सकता। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, हमारे साथ कुछ आयुर्वेदाचार्य भी बैठे हैं। टीबी फेफड़ों की बीमारी है। लोग कहते हैं टीबी धूम्रपान करने से होती है। बचपन में टीबी कहां से आ गई उस बच्चे को? उसने कौन सा धूम्रपान कर लिया? वो पास्ट लाइफ से लेके आया है। क्यों एक बच्चा अपंग पैदा हुआ? क्यों दो जुड़वा बच्चे एक ही टाइम पर पैदा हुए और उनके दोनों के स्वभाव अलग अलग हो गए? ऐसा क्यों हुआ? इन सब के पीछे वो प्रारब्ध है जो हम लेकर आए। संचित कर्म पिछले जन्मों का संग्रहित कर्म है। संचित कर्म वो विशाल भंडार है जिससे हमारे सभी पिछले जन्म के कर्म संचित होते हैं। ये हमारे द्वारा हर जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का कुल संग्रह है, कुल इकट्ठा किया हुआ बैंक है। कर्मों का वो संग्रह है जिसे हमारी आत्मा ने कई जन्मों से इकट्ठा करते आ रही है आत्मा। इससे उन कर्मों का प्रभाव जीवन में प्रकट नहीं होता, लेकिन इनके प्रभाव आने वाले जन्मों में हो सकते हैं। कार्मिक बैंक जिससे आत्मा अपने जन्म हर जन्म में कुछ ना कुछ प्रारब्ध कर्म चुनती है, उन्हें अनुभव करती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का संचित कर्म धन या सुख समृद्धि से भरा है तो उसे अगले जन्म में उस सुख और समृद्धि का लाभ मिले। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में संचित कर्मों में संघर्ष और कठिनाइयों का अनुभव भरा हुआ है तो अगले जन्म में वो इसको भुगतेगा। आगामी कर्म भविष्य में किए जाने वाले कर्म होते हैं जिनके कर्मों का परिणाम भविष्य में हमारे सामने आएगा। वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों, विचारों और निर्णयों से उत्पन्न होते हैं। इसे हम भविष्य के कर्मों के रूप में देख सकते हैं जो कई बार इस जन्म में फलित हो जाएंगे, कई बार अगले जन्म में फलित होंगी। तो हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का एक बीज है जो समय पे अंकुरित होता है। जैसे अगर आज हम दया, करुणा, सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं तो संभव है कि हमारे आगामी कर्मों में सकारात्मकता स्वरूप में ये बदल दे। और अगर हम किसी के लिए निंदा, द्वेष, घृणा इसकी भावना रखते हैं तो यही कर्म हमें अगले जन्म में लेकर आते हैं। हमारे जो धर्म के सिद्धांत है, हमारे जो धर्म के सिद्धांत है ना, वो इसी इसी पास्ट लाइफ कर्मा को सुधारने के लिए बनाए गए। क्या कहते हैं धर्म? प्रेम करो, दूसरों का भला करो, प्यार करो, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, किसी से घृणा मत करो। यही तो कहते हैं, हिंसा मत करो। यही तो हमारे धर्मों ने कहा है और यही धर्मों का अनाउंसमेंट है हर धर्म का।
क्यों धर्म है? धर्म हमें जीवन में मुक्ति देने का साधन है। इन रास्तों पर धर्म के हम चलेंगे तो हम अपने आप को आगामी जो हमारे जन्म है, जिनके बाद हमारा मोक्ष है, उसके लिए हम तैयार कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम राहु की। तो राहु जो है वो अपने जीवन में हमें बहुत कुछ देता है। कर्म और पुनर्जन्म, हर जीवन एक यात्रा है। हर यात्रा में आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और नए कर्मों का बीज बोती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का अर्थ है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब शरीर अपना पूरा कार्य कर लेता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में जन्म ले लेती। तो हम कर्म का सिद्धांत, कार्यों का चक्र, तो कर्म हमने तीन तरह के देखे: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। अब हम कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में कई बार घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, कुछ रिश्ते क्यों चुनौतीपूर्ण होते हैं, ये मैंने आपको पीछे बताया कि इन सब के पीछे हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं वो इस पर प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीमान राहु और श्रीमान केतु के बारे में। पहले जन्म कुंडली को समझे। जन्म कुंडली हमारे जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति केवल संयोग नहीं होती, बल्कि ये आत्मा के उस सफर का संकेत है जिसने अपने जिसने जिसे उसने अपने विकास के लिए चुना है। जन्म कुंडली आत्मा का एक मानचित्र है, मैप है, जो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखाती है। तो जन्म कुंडली में हम राहु केतु के बात करते हैं तो राहु और केतु हमारी जन्म कुंडली में कर्म का पोलराइज, जो पोल है, कर्म का पोल है, उसका बैलेंस बनाते हैं। राहु उस दिशा की तरफ संकेत करता है जहां आत्मा को इस जीवन में विकास करना है। केतु हमें अतीत की तरफ, अतीत के क्षेत्रों में खींचता है, पास्ट की तरफ, जो हमारी आत्मा पहले से जिससे परिचित है। तो राहु के प्रभाव से आत्मा को नए अनुभवों के माध्यम से विकास का अवसर मिलता है। केतु हमें याद दिलाता है हमारे पुराने कौशल और अनुभवों। शनि, शनि को कर्म का स्वामी कहा है। यह आत्मा के उन कार्मिक पाठों का रिप्रेजेंटेशन करता है जिन्हें आत्मा ने पिछले जन्मों में पूरा नहीं किया। जहां भी शनि स्थित होता है वहां पर जीवन में अनुशासन, मेहनत और धैर्य के माध्यम से विकास की आवश्यकता होती है। यह ग्रह आत्मा को सिखाता है कि कैसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करके आत्म प्रगति प्राप्त की जाए। चंद्र हमारी भावनाओं का प्रतीक है, हमारी मानसिकता का प्रतीक है। यह हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों की झलक देता है। चंद्रमा का स्थान दर्शाता है जो जन्म कुंडली में कि हमारी आत्मा किस प्रकार के भावनात्मक सबकों से गुजरी है, किस तरह के लेसन से गुजरी है, किस तरह के उसको अनुभव हुए हैं, किस, वो बताता है कि जीवन के किस क्षेत्र में संतुलन लाने की आवश्यकता है। आठवां चंद्र, एग्जाम्पल देता हूं, आठवां चंद्र
माता को व्यक्ति कष्ट देता है, माता का अपमान करता है, माता उसके लिए बहुत केयरिंग होती है, लेकिन मां पीड़ित होती है। आठवां चंद्र ये बताता है तू अपनी मां की सेवा कर ले, मां की इज्जत कर ले, तेरा उद्धार हो जाए। शनि चंद्र के साथ आ जाए तो वो कहता है मां की केयर कर, मां सब कुछ देगी तुझे, मां का एक आशीष तुझे राजा बना देगा। तो हर घर में जब चंद्र कुछ कहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सूर्य सूर्य आत्मा की वास्तविकता और जीवन के प्रत्येक उद्देश्य का प्रतीक। ये आत्मा की आत्मिक शक्ति अभिव्यक्ति का केंद्र होता है। सूर्य का स्थान ये दर्शाता है कि आत्मा को इस जीवन में किस प्रकार की चेतना और समझ विकसित करने की आवश्यकता है। फर्स्ट हाउस ऑफ द जन्म कुंडली, पहला भाव आत्म संवेदन, व्यक्तित्व, आत्मनिर्भरता का रिप्रेजेंटेशन करता है। यदि राहु यहां हो तो आत्मा को अपने आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति पर काम करना पड़ेगा। चौथा भाव, ये भाव परिवार, आंतरिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। केतु यहां है तो ये संकेत देता है कि आत्मा ने पिछले जन्म में आंतरिक शांति का तो अनुभव कर लिया है, अब उसे बाहरी दुनिया में संतुलन लाना है। सातवां हाउस, ये भाव संबंधों और पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है। यदि यहां शनि स्थित है तो आत्मा को संबंधों में धैर्य, समझदारी और जिम्मेदारी के लेसन सीखने होंगे। 10वां हाउस करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यदि यहां राहु हो तो आत्मा को इस जीवन में अपनी पेशेवर, प्रोफेशनल उपलब्धियों पर और करियर पर काम करना पड़ेगा। तो आपको जन्म कुंडली को एक आत्म मानचित्र की तरह देखना चाहिए। अब मैं आपको एक कार्मिक उदाहरण देता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ चुनौतियां क्यों जीवन में बार बार आती हैं? कुछ रिश्ते हमेशा कठिन और जटिल क्यों होते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कोई पुरानी कहानी बार बार दोहराई जा रही है? कार्मिक जीवन कार्मिक ज्योतिष के अनुसार जीवन में बहुत सारी कुछ चुनौतियां जन्मों के कर्मों का परिणाम होती। तो इस पूरे प्रोसेस में हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे रिश्ते और करियर से जुड़ा संघर्ष वास्तव में हमारे पिछले जन्मों के कर्म से जुड़ा है। तो अगर माना कि एक कोई महिला है, उसका अपने पति के साथ कई वर्षों से विवाह कठिनाइयों का सामना कर रही है, उनका रिश्ता शुरू से ही संघर्ष भरा है। जहां पत्नी को लगता है इस रिश्ते में सच्चा प्रेम और समझ चाहती है, वहीं पति का व्यवहार हमेशा कंट्रोलिंग और अधिकार का रहा है। समय के साथ पत्नी को लगने लगता है कि उसका रिश्ता हमेशा से कठिन था, कभी भी कोई प्रयास उनके बीच के तनाव को कम नहीं कर पा रहा है। अब जन्म कुंडली में इसके संकेत क्या है? तो आपको मिलेगा कि उनके केतु 7th भाव में है, पत्नी के, जो साझेदारी और विवाह का भाव है। ये संकेत देता है कि उस स्त्री ने पिछले जन्मों में रिश्तों में गहरी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाए हैं, लेकिन इन रिश्तों में उन्होंने आत्मसम्मान या खुद की आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी।
इसके विपरीत इस जीवन में उनका राहु फर्स्ट हाउस में है, जो क्या बताता है कि आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत पहचान बनाओ अपनी। बस यहीं से क्लैश शुरू होते हैं, यहीं से क्लैश शुरू होते हैं। सातवां केतु जिस महिला की कुंडली में होता है, वो केतु उस महिला को बड़ा स्वाभिमानी बना देता है, उसको कहता है कि तू आत्मनिर्भर बन। तो ये सब की वजह से बाद में प्रॉब्लम आने लगते हैं, और यही प्रॉब्लम कल दुख का कारण बनते हैं। तो राहु और केतु, राहु आत्मा के वर्तमान जीवन का लक्ष्य है। राहु का स्थान कुंडली में ये बताता है कि इस जन्म में आत्मा को किस दिशा में बढ़ना चाहिए, यह आत्मा किस दिशा में बढ़ना चाहती है। ये ग्रह उन नए अनुभवों और इच्छाओं का प्रतीक है जिन्हें आत्मा ने अभी तक पूरी तरह सीखा ही नहीं है। राहु का प्रभाव हमें उन क्षेत्रों में ले जाता है जहां हमें जीवन में कुछ सीखने, विकसित होने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव हमें अनजानी राहों की तरफ ले जाता है जहां हमारी आत्मा को स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, नए अनुभवों का एहसास होता है। अक्सर राहु से जुड़े क्षेत्रों में हम आज अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि ये क्षेत्र जहां आत्मा को इस जन्म में पढ़ने की आवश्यकता है, वो बताता है। राहु को अगर आप समझना चाहें तो राहु अधूरी प्यास है, अधूरी प्यास है, अधूरी भूख है, जो हमें इच्छाओं की तरफ खींचता है और हमें ऐसे अनुभवों की तरफ ले जाता है जो हमें चुनौतियां देते हैं, लेकिन आखिरी में हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का राहु 10वें भाव में हो तो इसका मतलब है उसकी आत्मा इस जीवन में कैरियर और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त करना चाहती। हो सकता है वो व्यक्ति करियर में कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन राहु का प्रभाव इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्थिरता सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब जो लोग लाल किताब के जानकार हैं वो ये कहेंगे कि राहु का 10वें राहु का इलाज, 10वें राहु के इलाज में कहा जाता है कि सर पर टोपी रखो। कब? जब आप धूप में जाओ, धूप में मतलब सूर्य के नीचे जाओ। क्या करेगा सूर्य? अगर सूर्य खराब बिगड़ जाए तो आपकी सोच, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, ये राहु आपको ले जाना चाहता है, वहां रोक बन जाएगा। इसीलिए कहा है कि 10वें हाउस में जब राहु हो तो सर पर टोपी धारण करना चाहिए जब आप सूर्य की रोशनी में निकले। 12वां शनि हो तो लाल किताब कहती है आंख में काला चश्मा पहनो। काला चश्मा पहनने से क्या होता है? फोकस बढ़ता है, बहुत सारी चीजों से फोकस हट जाता है। काला चश्मा पहनने से आपको सूर्य के दुष्प्रभाव नहीं मिलते। सूर्य और शनि दुश्मन है एक दूसरे के। तो यहां के शनि को बचाया गया है, शनि को बताया गया है संसार काला है,
तेरे को वैराग्य लेना है और अपने निर्णय पर जाना है, क्योंकि तू कुछ बड़ा करने आया है। तो केतु आत्मा के पिछले जीवन के अनुभव है। केतु उन गुणों आदतों जो पिछले जन्म में आपने सीखा था उनको बताता है। केतु का क्षेत्र हमें सुरक्षा का घेरा प्रदान करता है, जहां हम सहज महसूस करते हैं। इन क्षेत्रों में हमें केतु बताता है कि तुम किसमें स्पेशलाइजेशन तुम्हारे पास है। यदि किसी का केतु चौथे घर में हो, तो चौथा घर क्या है? घर और परिवार है। तो ये क्या बताता है कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में घर, परिवार और आंतरिक शांति से जुड़ी बहुत सी बातें सीख ली। अब उसको करना क्या है? इस जन्म में उसे अपने जीवन में बाहरी उपलब्धियों और व्यक्तिगत पहचान की तरफ ध्यान देना है। राहु 10वां क्या बता रहा था कि हमें बहुत प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है और समाज में पहचान बनानी है। तो राहु ये कह रहा है, केतु क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कि तूने पिछले जन्म में घर, परिवार और आंतरिक शांति से जुड़ी सब कुछ चीजें सीख ली है। तू इस जन्म में, इस पार्ट में तेरे को इस पर काम करना है। तो राहु और केतु एक दूसरे का कार्मिक संतुलन बनाते हैं। तो राहु और केतु का कुंडली में महत्व। राहु और केतु फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस में होंगे। यदि राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7वें घर में होगा। तो आत्मा को इस जीवन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की दिशा में काम करना, जिसका राहु लग्न में हो। क्या बोल रहा है राहु? कि आत्मा को इस जीवन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और अपनी पहचान दिशा बनाने की दिशा में काम करना है। जबकि पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने संबंधों और साझेदारी पर, पार्टनरशिप में ध्यान दिया था और इस जीवन में उसे खुद की पहचान बनाना है। समझ गए? पति और पत्नी में रिलेशनशिप क्यों खराब हो गई? कारण जाना? किसी का 7वां केतु है क्लास में? एनीवन? सर मेरा सर है। जी मेरा। जी सर। जी सर, मेरा है। जिनका 7वां केतु है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने कहा? एक एक शब्द सच्चा है। एक एक शब्द सच्चा है। यस। समझ रहे हैं रिश्ते क्यों खराब होते हैं पति और पत्नी के? जी हाँ। उसे चाहिए आजादी, उसे चाहिए उड़ना, उसे चाहिए इंडिपेंडेंसी। अब आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए महिला आए तो उसे आप ज्ञान दे सकते हैं, जी हाँ। उसके पति को समझा सकते हैं कि इसको उड़ान दो, ये उड़ने आई है, इसका लग्न में राहु बैठा है। जब तक उसकी आजादी को दबा के रखेगा बंदा, वो अंदर ही अंदर टूटेगी और फाइनली रिश्ते क्रैश हो जाएंगे। तो बीएनएन में आपने एक पहलू पढ़ा था, पास्ट लाइफ कर्मा में दूसरा पहलू आपके सामने ला। आखिर ऐसा होता क्यों? इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये बता देता हूं।
ये तो मैं अभी एक झलकियां दे रहा हूं आप। ये क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि शायद मैंने जितनी क्लासेस पढ़ाई हैं उन सब पर ये क्लास भारी हो। सर आपकी हर क्लास ऐसी ही होती है। मेरी कोशिश तो यही होती है सचिन भाई, लेकिन तो भी हर माँ बाप को, वैसे तो उसकी हर औलाद प्यारी होती है, लेकिन कोई ना कोई विशेष प्यारा होता है। इस पर मैंने, और महावास्तु पे मैंने अपने पूरे जीवन का निचोड़ लगा दिया था। ये दो क्लासेस ऐसी हैं जिन पर मैंने अपने पूरे जीवन का निचोड़ डाल दिया है। मैंने इतना मंथन किया है कि आखिर होता क्यों है ये, आखिर ये चीजें मिलती क्यों हैं। आगे देखिए, राहु 10वें घर में हो और केतु चौथे घर में हो तो आपको मैं बता चुका। अब राहु 5वें घर में हो और केतु 11th हाउस में हो, तो यहां राहु के प्रभाव से आत्मा को रचनात्मकता, स्वयं की अभिव्यक्ति, शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में विकसित होने की आवश्यकता है। केतु कहता है आत्मा को अपने पुराने दोस्तों, समाज और सामाजिक प्रभावों से मुक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी का 11वां राहु है, हाँ 11वां राहु है किसी का। मैं फिर कुछ बताने की कोशिश करता हूं। गुरुजी मेरा फिफ्थ हाउस राहु सॉरी, है मेरा, केतु 11th हाउस। पांचवा, पांचवा राहु 11वां केतु। सर मेरी मेरा है बेटी प्रियंका। का है। किसका है जी गुरु जी पांचवा राहु? हमारा भी है। मेरी बेटी का है सर, मेरी मेरी पांचवा बेटी राहु। का। है सर। मेरा है मोना प्रियंका। ये 5वें राहु वालों की जबरदस्त दोस्ती होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। एकदम सही है सर। एग्री सर। समझ रहे हैं प्रेम भाई? जी सर। अब ये केतु कह रहा भाई छोड़, तेरे को तो बहुत तरक्की करना है, तू कहां पड़ा है इन पछड़ों में, इनसे निकल, तू तरक्की कर जाएगा। अब बताओ 5वें राहु को क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने, कितना गंदा गंदा पढ़ा है। मन्नू कैसा लग रहा है, दिमाग घूम रहा है? सर हाँ जी, अच्छी क्लास है। सर 10वां राहु मेरा है। ये फालतू की रिलेशनशिप, घर की सुख शांति के लिए तू हमेशा परेशान होती है, हाँ जी। तेरे को होना ही नहीं है परेशान। ठीक है हाँ जी। क्या बोल रहा है ये केतु? मनु तू छोड़, तू कर चुकी पिछले जन्म में ये सब काम, तेरा एक्सपर्टाइजेशन है इसलिए तू बार बार घुस रही है वहीं। मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा फलाना अच्छा हो जाए, मेरे घर का ये ढिमका अच्छा हो जाए। नो, यू आर हियर फॉर ग्रोथ। वो तो कर चुके अपन पिछले जन्म में गुरु। समझ में आई क्लास तुझे आज? हाँ जी। गुरु जी प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसे संबंधित? बोलो। गुरु जी ऐसे ही 10वें में केतु, तो पिछले जन्म में बहुत वर्क और ये चीजें कर चुका है व्यक्ति, कर्म आगे ज्यादा। समझाओ, आगे आगे समझाओ। ठीक। तो राहु और केतु जो है ना, वो हमारे जीवन में कार्मिक लेसन की ओर ले जाते हैं।
जिन्हें हमारी आत्मा ने चुना है। राहु हमें आत्मिक विकास की ओर बढ़ने को अवसर देता है और हमें सिखाता है कि कैसे नए अनुभवों को अपनाकर अपने आत्मा के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ो। तो राहु और केतु को समझ लो। फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस मैंने बता दिया, फिर से समझ लो। राहु पहले भाव में आत्मनिर्भरता, आत्म खोज की यात्रा है, खुद को खोजने की यात्रा है। राहु पहले भाव में होने से व्यक्ति का ध्यान स्वयं पर केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। इस जीवन में उसे पहचान, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को स्थापित करने का ऑर्डर मिला है। उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो तलाक करवा के करवा देगा। सातवें भाव में केतु संबंधों में त्याग और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति ने पिछले जन्मों में दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाए थे, लेकिन अब उसे स्वयं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, सेकंड हाउस में राहु। सेकंड हाउस का राहु कहता है आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करो, मूल्य का महत्व समझो। आर्थिक सुरक्षा और मूल्य का महत्व। राहु दूसरे भाव में होने पर व्यक्ति इस जीवन में इस जीवन में राहु सेकंड को बहुत बुरा कहा गया, यही कहा गया बुरा। तो Yes, राहु sir. सेकंड इस जीवन में भौतिक सुरक्षा, धन और जो धन के सोर्सेज हैं उनमें स्थिरता लाने की कोशिश करता है। उसे ये कहा गया है कि इस जन्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आओ। तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना सीखना है इस जन्म में। कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ? आठवां केतु क्या कह रहा है? आठवां केतु कह रहा है कि रहस्यों और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है ये। केतु के प्रभाव से व्यक्ति ने पिछले जन्म में गहराई और परिवर्तन, चेंजेस से जुड़ी बड़ी गहरी समझ प्राप्त की है, लेकिन अब उसको भौतिक और आर्थिक स्थिरता पे ध्यान देना है। तीसरा, राहु कह रहा है साहस और संवाद की सीख दे रहा है। साहस करो, डेयरिंग करो, संवाद करो। राहु यहां आत्मा को संवाद, आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिकता के क्षेत्र में विकास का अवसर देता है। इस जीवन में विचारों को साहसपूर्ण प्रकट करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। मेरा राहु तीसरा है। मुझे मालूम है कि मुझे थर्ड राहु ने हमेशा बोलने के लिए प्रेरित किया। बोल, जो बोलना है दिल से बोल। अब नौवा केतु क्या कह रहा है? नौवा केतु कहता है आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ का प्रतीक है। व्यक्ति ने पिछले जन्म में ज्ञान और उच्च शिक्षा में बहुत कुछ सीखा है,
लेकिन अब उसे प्रैक्टिकल और डेयरिंग के क्षेत्र में नए अनुभव प्राप्त करने। चौथा, सचिन, राहु, और 10वां केतु। चौथा राहु आंतरिक शांति, मन की शांति, भावना भावनात्मक स्थिरता मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, आंतरिक शांति की तरफ ले जाता है कि आंतरिक शांति प्राप्त करो, इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ। राहु यहां पर व्यक्ति को परिवार, घर और आंतरिक संतुलन की तरफ खींचता है और उसे जीवन में घरेलू जीवन और आंतरिक सुरक्षा का महत्व समझाता है। 10वां केतु कहता है कैरियर और सामाजिक स्थिति में दक्षता। व्यक्ति ने पिछले जन्मों में कैरियर में सफलता प्राप्त कर चुका है वो, लेकिन अब उसे जीवन में संतुलन लाना है। समझे मिस्टर सचिन? जी गुरु जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बिल्कुल गुरु जी, समझ में आ रहा। आपके एक एक सच। शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आते हैं। इससे थोड़ा सा संबंधित ही क्वेश्चन है। जी, तो 10वां केतु गुरु जी, इसका मतलब कैरियर में हमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी। ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, अपने आप करियर आ जाएगा यार। वो तो स्पेशलाइजेशन दे चुका है। यू आर अ सक्सेसफुल मैन इन योर पास्ट लाइफ, तो इस जीवन में भी अपने आप सक्सेस गेन कर लो। नहीं, यदि नहीं आ रही सक्सेस, बहुत समय हो गया संघर्ष करते हुए। तो राहु वहां पर उनके और दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन अभी आपको देखना पड़ेगा। नहीं, हमें राहु पे काम करना पड़ेगा, 4th हाउस पे थोड़ा। हमें आगे शनि को समझना पड़ेगा, मंगल को समझना पड़ेगा। ठीक। परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो आपको आगे क्लास में समझ में आएंगे। अश्विनी सर। हाँ जी। सर चर्च में भी देखना पड़ेगा या यहाँ पे स्थित है वहीं पे देखना है? चलित और डिग्री। यहां पर चलित और डिग्री तो नहीं देखना है, चलित जरूर देखना है। गुरुजी राहु पक राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अगर गुरुजी राहु के साथ सूर्य आ जाए तो उसके रिजल्ट गलत हो जाएंगे चौथे घर में? वो आगे आगे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। राहु 5वें भाव में रचनात्मक और प्रेम का पथ बताता है। राहु यहाँ व्यक्ति को रचनात्मक अभिव्यक्ति, प्रेम, बच्चों के क्षेत्र में विकास की ओर प्रेरित करता है और कहता है कि तू अपनी क्रिएटिविटी क्षमता को बढ़ा, दिखा, लोगों के बीच में राज कर। 11वां राहु कहता है सामाजिक संबंधों में स्वामित्व देता है। व्यक्ति ने पिछले जन्म में समाज और दोस्तों के साथ लंबे अनुभव ले लिए हैं, इसलिए इस जीवन में उसे आत्म प्रेरित रचनात्मकता की तरफ ध्यान देना है। 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु। राहु जब छठा हो तो सेवा और स्वास्थ्य। राहु यहाँ व्यक्ति को सेवा, स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ कहता है कि तू सेवा कर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। आत्म अनुशासन में विकास का अवसर देता है। उसे अपने कर्तव्यों और स्वास्थ्य की दिशा में ध्यान देना पड़ेगा। 12वें भाव का केतु कहता है आध्यात्मिकता और त्याग का प्रतीक है। पिछले जन्म में उसने त्याग, साधना और एकांत का अनुभव किया है। अब उसे सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 7वां हाउस राहु और पहला हाउस केतु।
सातवें हाउस का राहु साझेदारी, संबंध, संतुलन, कार्मिक लेसन। राहु यहाँ पे होने में व्यक्ति के जीवन में दूसरों के साथ संतुलित और स्वस्थ संबंधों को बनाने की दिशा में काम करना है। इस जीवन में उसे संबंधों में सहयोग और समझ विकसित करनी है। इसीलिए सातवां राहु बहुत सारे आफ्टर मैरिटल रिलेशन की तरफ इंडिकेशन कर। यहीं बैठा हुआ केतु पहले भाव में, ये कहता है यार आत्मनिर्भरता तो तूने पिछले जन्म में पाली और आत्मविश्वास भी पा लिया। इस जन्म में उसे साझेदारी, दूसरों के साथ पार्टनरशिप और दूसरों से सामंजस्य बनाना सीखना है। दूसरों से कैसे लाइफ में सामंजस्य बनाना है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। इसीलिए वो इधर उधर टोलता फिरता है। आठवां राहु, दूसरा केतु। आठवां राहु कहता है गहरे आंतरिक परिवर्तन और रहस्यों में रुचि होती है आठवें राहु। इस जीवन में आत्मा को गहरी भावनाओं, आंतरिक शक्ति और रहस्यमय विषयों को समझने की इच्छा होती है। व्यक्ति को अपने भीतर की ताकत और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया का अनुभव करने की इच्छा होती है। दूसरे भाव का केतु भौतिक स्थिरता और मूल्यों का प्रतीक है। पिछले जन्म में व्यक्ति ने भौतिक सुरक्षा और धन में बहुत संतोष प्राप्त किया था। अब उसे धन से कोई विशेष लालच नहीं है। उसका ध्यान अब उसे आंतरिक गहराई और आध्यात्मिकता की तरफ रुचि बनती है। दूसरा केतु किसका है? मेरा है गुरुजी। मनी? गुरुजी मेरा भी है। जितने लोगों का ब्रदर सेकंड हाउस मेरा में भी है। केतु है, मेरा भी है। मेरा भी है। जितने लोगों का सेकंड हाउस में केतु है, ये लोगों को माफ करना जानते हैं। इनको संतोषी सदा सुखी वाला सिद्धांत को फॉलो करते हैं। मुझे कंफर्म करिए। मैं कंफर्म करता हूँ। सही बात है गुरुजी। सही है गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा है गुरुजी। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। नौवां भाव में राहु को बुरा माना गया है। नौवें भाव में ज्ञान, धर्म, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना। इस व्यक्ति को जीवन में अपने विश्वासों, धार्मिकता और जीवन की गहरी समझ प्राप्त करना है। आत्मा को आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाना है। तीसरा केतु क्या कहता है? संवाद, साहस और संबंधों में ज्ञान। व्यक्ति ने पिछले जन्म में साहस और संवाद में निपुणता हासिल कर ली, लेकिन इस जन्म में उसे ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। किसका है नौवा केतु और नौवा राहु? मेरा है गुरुजी। मेरा भी है गुरुजी। जी बिल्कुल सही है, एक्यूरेट बिल्कुल। मेरे बच्चे का Thank you. है। बच्ची का है दोनों का। थैंक यू। मेरा है गुरुजी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक एक बात मैच करती है। 10वां राहु करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा। मैंने आपको बताया इससे पहले। तो राहु उसे सार्वजनिक जीवन में कामयाबी प्राप्त करने का पाठ सिखाता है। चौथा केतु आपको बताया कि बहुत कुछ कर चुके गुरु, अब मत परेशान हो, अब तो बाहरी दुनिया में आपको योगदान देना है। 11वें भाव में जब राहु होता है तो समाज, दोस्ती और समूहों के लक्ष्य में सफलता
इस जीवन में व्यक्ति को समूहों, संगठनों, मित्रता के माध्यम से विकास करना है, उसे समाज के लिए कुछ योगदान देना है और दूसरों के साथ मिलके लक्ष्य को हासिल करना है। पांचवा केतु ये कह रहा है कि व्यक्ति क्रिएटिव, प्रेम, आत्म अभिव्यक्ति, ये सब कुछ पिछले जन्म में तूने प्राप्त कर लिए। इस जन्म में तेरे को लोगों के साथ कोलैबोरेशन क्या बात है और गुरु। लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो ये थे नए एस्पेक्ट राहु और केतु के। तो मैं समझता हूं कि मैं आज आप लोगों की राहु और केतु से नई मुलाकात कराने में सक्षम हुआ आपसे और यस सर। आने वाली जब क्लासेस होंगी तो इन राहु और केतु पर बहुत गहराई में उतारूंगा। क्लास बहुत अच्छी हुई सर, बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे आमंत्रण पर आए और इतनी देर तक मेरे साथ रहे।